चलिए आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। और आज हम आपको एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 2008 यानी कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008। और इसका जो एक्ट नंबर है, जैसे आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 34 ऑफ 2008। ज़रा ध्यान दीजिएगा इसका। जिन लोगों की क्लास छूट गई थी उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसमें टोटल जो सेक्शन है वो 26 हैं और चैप्टर इसमें 5 हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे चैप्टर, ये सभी को वर्कआउट करना है। इसमें जितने भी चैप्टर हैं ये आपको A4 साइज़ के पेज पर यहाँ पर लिखिए। जैसे ये चैप्टर फर्स्ट है, किससे रिलेटेड है? प्रिलिमिनरी से। तो फर्स्ट यहाँ पर आप एक नंबर पर लिखिए प्रिलिमिनरी, चैप्टर फर्स्ट हो गया। और इसके बाद कहाँ से कहाँ तक दिया है, कौन से सेक्शन फर्स्ट से लेकर के सेकंड तक के ये प्रोविजंस यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये आप 1 से लेकर के 2 तक आपको ऐसे इंडेक्स बनानी है। फिर वैसे ही दूसरा चैप्टर इस टाइप से आपको तैयार करना है। तो दूसरा चैप्टर में आप देखेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण से रिलेटेड है ये। और ये जो सेक्शन है 3 से लेकर के 5 तक डिफाइन किए गए हैं। तो इनको आपको 3 से लेकर के 5 तक यहाँ पे लिस्ट में आगे मेंशन करना है। तो इस टाइप से टोटल आपको ये सभी जो 5 इसके जो चैप्टर्स दिए गए हैं वो आपको कंप्लीट करना है। इस टाइप से शॉर्ट बनाना है कि जिससे ये आसानी से याद हो जाए। जैसे कि ये मैम है, इन्होंने मुझे बना करके भेजा हुआ था, तो अच्छा फॉर्मेट था इनका। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। चैप्टर 3 में देखेंगे इन्वेस्टिगेशन बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण। ये सेक्शन 6 से लेकर के 10 तक डिफाइन किया गया। देखिए यहाँ से ये जो सेक्शन 6 से लेकर के 10 तक ये डिफाइन किया गया। और अगले हम बात करेंगे विशेष न्यायालय के बारे में यानी कि स्पेशल कोर्ट्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिए सेक्शन 11 से स्टार्ट किया गया और सेक्शन 22 तक ये डिफाइन किए गए। ये आपको इस टाइप से बनाना है। दूसरा सा लास्ट यहाँ चैप्टर जरा एक बार ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 5 मिसलेनियस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि 15। ये सेक्शन 23 से लेकर के 26 तक ये डिफाइन किए गए। तो चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करें चैप्टर फर्स्ट से। और ये किन किन सब्जेक्ट्स को कवर करता है, तो उसके लिए सबसे पहले चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा सब्जेक्ट्स, और वो बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 और इसका एक्ट नंबर है 34। 31 दिसंबर 2008 को यहाँ पर इसको प्रेसिडेंट की परमिशन मिली। और इस एक्ट का मेन मोटो क्या है, जैसे जो प्रियम्बल होती है आपने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में भी पढ़ी होगी, वैसे ही सभी एक्ट की प्रियम्बल होती है जिसमें उसका ऑब्जेक्ट छुपा होता है कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है, इस एक्ट को बनाने का इंटेंशन क्या है, कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा, उससे एक जजमेंट अपने को लग जाता है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। वॉइस क्लियर है गाइस सभी लोगों की? यस सर। ओके, चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। छोटा सा एक्ट है, इसको हम लोग जल्दी कंप्लीट करेंगे, कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है इसमें। पर हाँ, सोशल लाइफ में ये बहुत काम का है और कहीं पर जैसे कंप्लेंट करनी हो तो उससे रिलेटेड ये काम कर सकता है। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एन एक्ट टू कंस्टिट्यूट एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एट द नेशनल लेवल। किस पर? नेशनल लेवल के लिए। इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस अफेक्टिंग द सॉवर्जेंटी। किसके लिए? ऑफेंस जो अफेक्टिंग होते हैं सॉवर्जेंटी से रिलेटेड, एंड सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, and third is security of state, and next friendly relation with foreign state, and offenses under acts enacted to implement international treaties and agreements and conventions and resolutions of the United Nations and its agencies and their international organizations, and for matters connected therewith or incidental thereto। तो इसमें जितने भी मैटर्स यहाँ डिफाइन किए गए इन सब पर ये एप्लीकेबल होगा। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पर ऐसे टिक कर सकते हैं इनको, द सोवरजेंटी फर्स्ट, आप इसको ऐसे बना लीजिए, एंड सेकंड सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी सेकंड पार्ट, एंड थर्ड में देखेंगे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट थर्ड पॉइंट, एंड फोर्थ पॉइंट में आप देखेंगे फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट फोर्थ, एंड ऑफेंसेस अंडर एक्ट्स एनेक्टेड टू इम्प्लीमेंटेशन इंटरनेशनल टेरिटरीज, ये फोर्थ नंबर में आ जाएगा, एंड एग्रीमेंट्स फिफ्थ नंबर,
एंड 6 नंबर में एंड कन्वेंशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ये 6 नंबर में आ जाएगा। एंड इट्स एजेंसीज एंड अनदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड 4 मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। तो इस टाइप से आप इसको 7 पॉइंट्स में ऐसे डिफाइन कर लीजिए, जिससे आने वाले जो क्वेश्चन हैं उससे आपको ये पता चलेगा इसका ऑब्जेक्ट क्या है। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो लोग भी थोड़ा सा नज़र डालिएगा यहाँ पे। ये हिंदी मीडियम का डायरेक्ट है और देखिए जरा ध्यान दीजिए, नाम वही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008। सेम 5 चैप्टर्स उसी तरह से हैं जैसे कि वहाँ पे डिफाइन किए थे। चलिए हम सीधे यहाँ पर बात करें, एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, इसकी प्रियम्बल क्या है। तो ऐसा कहा जाता है जिस एक्ट में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस एक्ट में या कोई भी किसी भी एक्ट में जब कोई प्रोविजंस ना हो तो उसके प्रियम्बल से उसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसका क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है और उसकी सहायता से आगे कर सकते, जैसे कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों। तो आप इनको ऐसे कर सकते हैं 1, 2 और 3 एंड 4। तो इस टाइप से आप इनको बना सकते हैं, को प्रभावित करने वाले अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों, फिर करारों, अभिसमयों तथा संयुक्त राष्ट्र, उसके अभिकरणों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संकल्पों को कार्यान्वित करने के लिए अधिनियमित किए गए अधिनियमों के अधीन अपराधों का अन्वेषण और अभियोजन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अन्वेषण अभिकरण गठित करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, एक लाइन यहाँ दी गई है, राष्ट्रीय स्तर पर मीन्स नेशनल लेवल पर इसका वर्कआउट किया जाएगा और इसको गठन किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जितने भी, जैसे हम कोई भी लोकल लॉ पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आप मध्य प्रदेश का कोई भी लोकल लॉ पढ़ते हैं, तो जैसे आप MPLRC पढ़ेंगे तो MPLRC में जनरली जो पावर्स दी गई हैं वो स्टेट के द्वारा दी गई, यानी कि राज्य के द्वारा। तो यहाँ पर आपको केंद्र सरकार ही, राज्य मतलब केंद्र सरकार से रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पर आंसर आपका केंद्र सरकार से रिलेटेड रहेगा। और जहाँ पर भी कहा जाएगा कि पावर देना, पावर को कम करना, या जैसा केंद्र सरकार अपने नियम बनाए उसके अनुसार इसको इम्प्लाइड किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट की तरफ हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा सी नज़र डालिए। चैप्टर फर्स्ट पर एक नज़र डालेंगे, प्रारंभिक। तो यहाँ पर बात की गई है संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना। इस अधिनियम का नाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 है और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। कहाँ पर? संपूर्ण भारत पर। भारत से बाहर भारत के नागरिकों को, सरकार की सेवा में व्यक्तियों को जहाँ भी वे हों, और गा नंबर पर जरा एक नज़र डालेगा यहाँ पर, भारत में रजिस्ट्रीकृत पोतों और वायुयानों पर जहाँ भी वे हों व्यक्तियों को, और घ नंबर पर एक नज़र डालिए, ऐसे व्यक्तियों को जो भारत के बाहर भारतीय नागरिक के विरुद्ध या भारत के हितों को प्रभावित करने वाला कोई अनुसूचित अपराध करते हैं, उन सब पर ये एप्लीकेबल होगा, यानी कि लागू होगा। ये जो घ नंबर आप जो पॉइंट देख रहे हैं, ये तीसरा नंबर पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा। जो अभी 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है, जिसका अधिनियम संख्यांक 16 है, उसकी धारा 2 के द्वारा इसे इंक्लूड किया गया, इसे अंतःस्थापित किया गया, यानी कि अमेंडमेंट के थ्रू। और ये डेट है जो 2 अगस्त 2019 से एप्लीकेबल हो गया। तो यहाँ पर ये एक नया अमेंडमेंट है, ये थोड़ा सा VIP रहेगा, पहले इसमें नहीं था 2008 में, लेकिन इसके बाद इसे अप्लाइड कर दिया गया। तो इसको थोड़ा सा VIP कर लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछने की उम्मीद है। जो अमेंडमेंट है वहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है। ऐसा भी किया जा सकता है, देखिए ये क्वेश्चन इसमें 2-3 तरीके से बनेगा। ऐसे लोग जो भारत के बाहर भारतीय नागरिक के विरुद्ध या भारत के हितों को प्रभावित करने वाला कोई अनुसूचित अपराध करते हैं, जो इसमें लिस्टेड है ऑफेंस, उनमें से कोई भी किया जाता है, तो ये एक्ट है ना, एक लिमिटेड एक्ट माना जाता है। जैसे कि IPC सभी अपराधों पर एप्लीकेबल हो जाती है, पर इसमें कहा गया कि जो इसमें लिस्टेड हैं ऑफेंसेस, उन्हीं पर ये एप्लीकेबल होगा। तो चलिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे, कौन से हैं। सेक्शन 2 की तरफ हम लोग चलते हैं, और इससे पहले थोड़ा सा जो इंग्लिश मीडियम के वो भी ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे प्रिलिमिनरी यानी चैप्टर फर्स्ट की बात करें
सेक्शन इसमें फर्स्ट और 2 केवल दिए गए, केवल 2 ही सेक्शन है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन, यानी कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। और ये आप पढ़ रहे हैं सेक्शन फर्स्ट का सब क्लोज फर्स्ट में दिया हुआ। ये सेक्शन आपको विशेष ध्यान देना कि सेक्शन में क्या दिया हुआ, कि सेक्शन से भी जनरली क्वेश्चन मान के चलते हैं हम। 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे सेक्शन से ही पूछे जाते हैं, तो सेक्शन पर आपको विशेष ध्यान देना है। क्योंकि हमने जो आपको इंडेक्स के बारे में बताया कि इंडेक्स का आपको ऐसे इस टाइप से एक शॉर्ट फॉर्म बनाना है। जैसे कि जस्ट अभी मैंने बताया होता कि पहले इंडेक्स किसी भी एक्ट को पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं, इंडेक्स में चैप्टर कितने हैं और सेक्शन कितने हैं। तो अगर हम यहाँ चैप्टर्स की बात करते हैं तो चैप्टर्स में कितने दिए गए हैं, टोटल 5। तो 1 2 3 4 5 ऐसे बना लीजिए। और इसमें फर्स्ट चैप्टर में क्या दिया है, उसके सेक्शन यहाँ पे इस टाइप से आपको बनाना है, जैसे जस्ट अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया गया था। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन सेकेंड का सब क्लोज सेकेंड पर जरा हम नजर डालेंगे। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एंड इट्स अप्लाई ऑल्सो। किन किन पर अप्लाई होगा, ए टू सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, एंड बी टू पर्सन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट वेयर एवर दे मे बी, एंड थर्ड पॉइंट सी टू पर्सन ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर दे मे बी। एंड थर्ड डी नंबर पॉइंट्स पर एक नज़र डालिए। डी पर टू पर्सन हु कमिट अ schedule offense beyond India against the Indian citizen और affecting the interest of India। ये लाइन थोड़ा सा ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जो लास्ट में आप देखा मैंने ये इसको किया हुआ है, फिर से मैं इसको एक बार दोबारा से कर दे रहा हूँ। देखिए द सिटीजन और अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। इनमें से क्वेश्चन बनने का चांस है सीधा सीधा कि भारतीय नागरिकों के लिए भी है या फिर इंडिया के लिए कोई भी ऑफेंस किया जाता है तो क्या उससे रिलेटेड भी है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना। इसके सेक्शन पर नज़र डालिए। सेक्शन आप पढ़ रहे थे फर्स्ट सब क्लोज 2 और 2 का ए। 2 के ए में देखिए एक तो सेक्शन ये हो गया जो इसका बना, टू सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। भारत के नागरिक हैं, भले ही वो बाहर हो फिर भी उन पर एप्लीकेबल होंगे अगर वो ऐसे ऑफेंस करते हैं तो। सेकेंड नंबर पॉइंट्स पे यहाँ पे जो बी है, बी में देखेंगे इसका सेक्शन क्या होगा, सेक्शन फर्स्ट सब क्लोज 2 एंड 2 का बी। अगर आप यहाँ पे देखिए टू पर्सन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट वेयर एवर दे मे बी। एंड सी पर जरा नजर डालिएगा, फर्स्ट सब क्लोज 2 एंड सी, इसमें टू पर्सन ऑन शिप एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर दे मे बी। एंड डी इसमें आपको इसी टाइप से बनाना है, सब क्लोज 2 एंड डी। डी में बात करेंगे हम टू पर्सन हु कमिट अ शेड्यूल ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया अगेंस्ट द इंडियन सिटीजन्स और अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। अब चलते सीधे सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 पर एक नज़र डालिए। इनमें से 2-3 चीज़ें हैं जो आप सेक्शन 2 की तरफ अगर हम नज़र डालते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे डेफिनेशन। प्लीज एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिएगा सभी को, वॉइस आ रही क्या गाइस, वॉइस क्लियर है क्या, हेलो। ओके चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, मुझे लग रहा था नेटवर्क की वजह से कुछ डिस्कनेक्ट हुआ है। तो चलिए गाइस हम इसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, प्लीज़ लाइन पर रहिएगा। चलिए हम यहाँ पढ़ने वाले हैं सेक्शन 2 को। सेक्शन 2 को एक नज़र डालिएगा। डेफिनेशन यानी कि परिभाषाएं। सब क्लोज नंबर फर्स्ट पर एक नज़र डालते हैं। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, नंबर का अभिकरण, अभिकरण से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। देखिए ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, इसमें पूछा जाएगा अभिकरण क्या है, और जो 4 ऑप्शन होंगे इसमें से आपको एक लाइन तो ये मिलेगी जो सीधा सीधा लिखा हुआ धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अभिप्रेत है, और जैसे कि और बाकी 3 ऑप्शन कोई भी और दूसरे हो सकते हैं। खा नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर बात करने वाले संहिता। संहिता से मतलब है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अभिप्रेत है। जैसे कि अभी नीचे आप पढ़ेंगे यहाँ पर संहिता का मतलब यानी कोड, कोड से हम अगर चांस लेंगे तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973
जो कि आप लास्ट में पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड प्रोसेस जो क्रिमिनल की प्रोसेस है वही यहाँ पे डिफाइन की गई है। गा नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप? टू का सी। टू का सी में क्या दिया हुआ है? उच्च न्यायालय से वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता के भीतर विशेष न्यायालय स्थित है। जहाँ पर स्पेशल कोर्ट को बनाया गया है उसी हाई कोर्ट में, तो वहीं से वही हाई कोर्ट होगा। अगला जरा 2D में, यानी कि 2 घा में आप देखेंगे, 2 घा में विहित का मतलब होता है प्रिस्क्राइब, टाइप का मतलब है नियमों द्वारा किसी चीज को डिफाइन करके बना देना। तो यहाँ पर जैसे कहा विहित किया गया, तो विहित से नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। और 2E में जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लोक अभियोजक, तो लोक अभियोजक को यहाँ पर 2 लोगों के बारे में यहाँ पर बात की गई, जैसे कि धारा 15 यानी कि 15 के अधीन एक तो नियुक्त लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक। तो यहाँ पर एक तो लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों के नाम भी अगर कहीं आपको दिखें तो तीनों को ही इंक्लूड करेंगे, जो कि सेक्शन 15 के अधीन माना जाएगा। और यहाँ पर डेफिनेशन में कहाँ दी गई, अगर डेफिनेशन में पूछें तो सेक्शन 2E। एक बार बोल के बता दीजिए कौन सा सेक्शन है, जल्दी से बताओ। हेलो, आप लोगों की वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, क्या हुआ? आज आवाज दबी दबी क्यों आ रही है आप लोगों की, क्या बात है भाई? एडीपीओ की वैकेंसी ओपन होने वाली है, इसलिए तैयारी कर लीजिए जल्दी जल्दी से, और ये एक्ट अपने को 2 से 3 दिन में कंप्लीट करना है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 2 यानी कि 2F में अगर हम यहाँ देखेंगे अनुसूची की बात की गई, तो इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है। जो शेड्यूल्स की हम लोग बात करें, लास्ट में एक शेड्यूल लगी हुई है जिसको हम लोग अभी डिफाइन भी करेंगे। और नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित अपराध, तो जो अनुसूची है उसी में ही इनको डिफाइन किया गया। जैसे अनुसूचित अपराध से अनुसूची में निर्दिष्ट अपराध अभिप्रेत हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिन पर जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम अकॉर्डिंग इन ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन। तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो जाम है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा विशेष न्यायालय, तो यहाँ पर हो जाएगा 2H को हम लोग यहाँ पर विशेष न्यायालय से भी बात कर रहे हैं। यथास्थिति धारा 11 और 22 के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित सेशन न्यायालय अभिप्रेत है। तो इस लाइन को थोड़ा सा आपको ज़रा ध्यान देना कि विशेष न्यायालय का यहाँ पर विशेष रोल है, और ये BIP है, इसको थोड़ा सा देखिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन है एक बार बोल के बता दिए, सेक्शन 11 और सेक्शन 22। इसके अधीन क्या है, विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित सेशन न्यायालय अभिप्रेत है। 2 में जरा ध्यान दीजिएगा, उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है। क्या मान लीजिए यहाँ पर डिफाइन नहीं कोई शब्द, तो उनका अर्थ क्या लगाया जाएगा, तो संहिता में परिभाषित वही अर्थ होंगे जो संहिता में। अब यहाँ संहिता का अर्थ क्या है, यहाँ संहिता का अर्थ जस्ट आपने पढ़ा हुआ था सेक्शन 2 फर्स्ट का सब क्लोज 2 और 2 का B। क्या पढ़ा था यहाँ पर, जिसको हमने पढ़ा था कोड। कोड का मतलब क्या था, CRPC। देखो जरा यहाँ पे, जस्ट आपने यहाँ पढ़ा हुआ था, ये देखिए क्या लिखा था यहाँ, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से अभिप्रेत है। तो यहाँ CRPC की ये बात करते हैं। CRPC का यहाँ पे जो कोड का मतलब है वो CRPC से रिलेटेड है। तो चलिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो क्या होंगे, वही अर्थ होंगे जो CRPC में डिफाइन किए गए। तो अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे जैसे जमानती या जमानती यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया, तो ये इसका अर्थ हम कहाँ से लेंगे, इसका अर्थ मतलब हम यहाँ पे लेंगे CRPC से। जो CRPC में उसकी डेफिनेशन है वही डेफिनेशन यहाँ पर भी होगी। चलिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो इसका सब क्लोज जो 2 है, 2 पर एक नज़र डालते हैं। इस अधिनियम में किसी अधिनियमिति या उसके किसी उपबंध के प्रति किसी निर्देश का ऐसे किसी क्षेत्र के संबंध में जिसमें ऐसी अधिनियमिति या ऐसा उपबंध प्रवर्तन में नहीं है, यह अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्व स्थानीय विधि या तत्व स्थानीय विधि के सुसंगत उपबंध के यदि कोई हो प्रति निर्देश है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई लॉ एप्लीकेबल है या नहीं है, उसके संबंध में ये प्रोविजन। चलिए थोड़ा सा हम इसको इंग्लिश में भी देखें, फिर इसको डिफाइन करेंगे आपसे। जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 2 पर एक नज़र डालिए।
सेक्शन 2 पर जो इंग्लिश मीडियम के देखेंगे, सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जरा इसका सेक्शन जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 2 का सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का ए, यहाँ पर क्या हो गया, एजेंसी मीन्स द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कंस्टिट्यूट अंडर सेक्शन 3। तो अंडर सेक्शन 3 में जो डेफिनेशन दी गई उसके अकॉर्डिंग जो अभिकरण, एजेंसी का मतलब होता है अभिकरण, और इसकी डेफिनेशन सेक्शन 3 में दी गई, तो वही मतलब होगा जो वहाँ सेक्शन 3 में। बी में कोड की अगर देखेंगे कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट, फर्स्ट का वी। एक बार फिर से बोल के बता दीजिए कौन सा है ये सेक्शन, प्लीज सेक्शन बताइए जल्दी से। सेक्शन सेकंड। हाँ, सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट, फर्स्ट का बी। बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं। कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, सभी को बताना है भाई, गलत बताइए सही बताइए, देखा हो बस थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका जल्दी से। कहना चाह रहे हैं छोटा सा, और जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहाँ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का सी पढ़ रहे हैं। यहाँ हाई कोर्ट का मतलब क्या है, मीन हाई कोर्ट विद इन उस जुरिडिक्शन द स्पेशल कोर्ट इज सिचुएटेड, जहाँ पर स्पेशल कोर्ट सिचुएटेड है जिस स्टेट में, तो वहीं का हाई कोर्ट उसी का माना जाएगा। जैसे कि अगर कहीं मध्य प्रदेश में किसी भी जगह बनाया जाता तो जिसकी जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, यहाँ पर एमपी हाई कोर्ट की फिर बात करें, अगर यूपी में है तो यूपी हाई कोर्ट हो जाएगा। चलिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट का डी पर एक नजर डालिए। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब का मीन्स होता है विहित, यानी कि रूल्स के द्वारा किसी चीज को अगर डिफाइन कर दिया गया तो यहाँ पर मान लिया गया कि उसको यहाँ पर प्रेस्क्राइब किया गया। सेक्शन 2 ई में जरा ध्यान दीजिएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है, सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट और फर्स्ट का ई में जरा ध्यान दीजिएगा, मीन्स अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 15, जो कि सेक्शन 15 में जो डिफाइन किया गया वही मतलब होगा। और यहाँ पे देखिए कैसे बताया गया, ये मीन्स अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर फर्स्ट एंड सेकंड एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेकंड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर 3। तो तीन तरह के इसमें बता दिया गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, ये तीनों ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आएंगे। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट, फर्स्ट का ई। नेक्स्ट देखिए जरा, सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट, फर्स्ट का एफ में देखेंगे शेड्यूल। शेड्यूल मीन्स द शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट में जो शेड्यूल दी गई वो यहाँ पे इसका मतलब ये है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट, फर्स्ट का जी, शेड्यूल ऑफेंस। जो शेड्यूल में जो ऑफेंसेस का डिस्क्रिप्शन किया गया, जो वहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, कौन कौन से जो लिस्टेड किए गए हैं, उनका मतलब यहाँ सेक्शन 2(1)(g) में शेड्यूल ऑफेंसेस की बात की गई। तो मीन्स एंड ऑफेंसेस स्पेसिफाई इन द शेड्यूल, जैसे कि ये लिखा हुआ, ये लाइन को बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिए और एक ही बार में याद हो जाएगा ये। सेक्शन 2 का फर्स्ट और फर्स्ट का एच। तो एच में हम यहाँ पर देख रहे हैं स्पेशल कोर्ट को डिफाइन किया गया, मीन्स अ कोर्ट ऑफ सेशन designated as a special court under section 11 or as the case may be under section 22। तो दोनों यहाँ पे रखे गए सेक्शन 11 और सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग, जो केस जो स्पेशल कोर्ट यहाँ पर एस्टेब्लिश किए गए उनको माना जाएगा। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 2 का फर्स्ट और आई, सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट एंड आई, वर्ड द एक्सप्रेशन used but not defined in this act and defined in the code shall have the meaning respectively assigned to them in the code। जो इस संहिता में डिफाइन नहीं किए गए हैं उनका अर्थ वैसे ही लगाया जाएगा जैसे कि कोड में दिया गया। और कोड का मतलब आप पढ़ चुके हैं, सीआरपीसी से है, जो यहाँ डिफाइन नहीं किएगा, जो सीआरपीसी में डिफाइन किएगा उनका वही मतलब होगा इस पूरे एक्ट में। अब यहाँ सब क्लोज 2 पर एक नजर डालिएगा, any references in this act to any enactment or any provision thereof shall in relation to an area in which such enactment or such provisions is not in force। मान लीजिए कोई जो एक्ट हैं उनके प्रोविजंस वहाँ पर इन्फोर्स नहीं है, be constitute as a reference to the corresponding law
or the relevant provision of the corresponding law if any in force in that area। अगर उस एरिया में कोई भी करस्पॉन्डिंग लॉ हो या कोई भी रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द करस्पॉन्डिंग लॉ के इंक्लूड किए गए हैं तो ये उससे रिलेटेड रहेगा। चलिए अब हम यहाँ